और आपका एशियन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैनिक जागरण। उसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग रविवार 13 जून 2021 के जो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले इम्पोर्टेंट न्यूज़ से। पहला हमारा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है इलाज से जुड़ी वस्तुओं पर घटी जीएसटी। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि यहाँ पे है इलाज से जुड़ी वस्तुओं पर घटा जीएसटी। ये इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है, क्योंकि जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो कुछ ना कुछ घटते बढ़ते रहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं हो जाती है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है काफ़ी कि जीएसटी काउंसिल ये कैसी संस्था है और इससे रिलेटेड कुछ मुद्दे जिसको हम देखते हैं। पहला है जीएसटी काउंसिल ये कैसी संस्था है, संवैधानिक है, सांविधिक है, कार्यकारी आदेश द्वारा निर्मित है या इनमें से कोई नहीं। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। तो हम देखते हैं जीएसटी काउंसिल जो है एक संवैधानिक जो है ना एक निकाय है, निकाय मीन्स बॉडी, ठीक। उसके बाद ये कैसे एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि 2001 संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक, 279A1 में जो है ना इसकी जो प्रावधान किया गया है जीएसटी काउंसिल की। तो हमारे लिए कौन सा है, एक तो संवैधानिक निकाय फर्स्ट हमको याद रखनी है 2000, उसके बाद 101 संविधान संशोधन हुआ था, ठीक। और जो वन डे टाइप के एग्जाम देते हैं उनको ये याद रखना है जीएसटी काउंसिल का प्रावधान कहाँ किया गया है, 279 के अंतर्गत, आर्टिकल 279 के अंतर्गत। दूसरा हमें देखते हैं ये जीएसटी काउंसिल कब इफेक्ट में आया था। तो हमारे लिए आया था ये 1 जुलाई 2017 को ये इफेक्ट में आया था जीएसटी काउंसिल। तो हमने यहाँ देखा संवैधानिक 101, 101, 279 एंड 2017 में जो है ये इफेक्ट में आया था, ठीक। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जो काफ़ी हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष कौन होते हैं। तो यहाँ हमने एक क्वेश्चन बनाया, देखते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री और गृह मंत्री। तो यहाँ पे हमें देखना है कौन होते हैं इसके। तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं जीएसटी काउंसिल के। तो यहाँ गलत नहीं करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक पहली संवैधानिक निकाय, दूसरी जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करती है। वनडे टाइप के जो बच्चे हैं उनको तो 279 और 101 संविधान संशोधन आपको ये याद रखने हैं, 2017 भी याद रखने हैं वनडे टाइप के बच्चे के लिए। 2017 1 जुलाई, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेशनल लेवल की बॉडी है, ठीक है ना। ये पूरे टैक्स सिस्टम, अप्रत्यक्ष जो कर होते हैं पूरे टैक्स सिस्टम को डिसाइड करने वाले हैं, बढ़िया, ठीक है ना। आगे हमें देखते हैं कि जीएसटी काउंसिल में जो होती है, ये जीएसटी काउंसिल जो होती है बैठक में, वो किस तरह के टैक्स से डील करती है। जीएसटी चाहे ऐसे बोले हम कि जीएसटी कैसा एक टैक्स है, जीएसटी जो है टैक्स कैसा टैक्स है। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स है, ना कि प्रत्यक्ष कर। यहाँ भी गलती ना करें, प्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ हमने 5 पॉइंट देखा, 5-6 पॉइंट देखा लगभग। देखते संवैधानिक निकाय 101 आर्टिकल 279 में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक। उसके बाद 1 जुलाई 2017 में ये इफेक्ट में आया। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, और यह एक अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। तो आप इसको याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएसटी काउंसिल। ये यूपीएससी से लेके वनडे टाइप के एग्जाम, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, ठीक। हमने यहाँ पे जीएसटी काउंसिल से जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना थी मैंने सारे को कवर करने की कोशिश किया है। कुछ बच गए हो तो आप अपने जब नोट्स बनाए तो 1-2 पॉइंट अगर कुछ को मिले तो और भी इंक्लूड कर लीजिएगा एग्जाम पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वन अर्थ वन हेल्थ से ही होगा भला। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कि वन अर्थ वन हेल्थ। जीएसटी की मीटिंग जो अभी जान रहे हैं, तत्काल में जीएसटी की मीटिंग चल रही है, ठीक। उसमें उन्हें पीएम मोदी ने ही पीएम मोदी भी वहाँ संबोधित किए थे। तो उन्होंने एक नारा दिया, उन्होंने वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया। हालांकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है काफ़ी कि जीएसटी G7 में मेंबर कौन से हैं, ये सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट, चाहे यूपीएससी वाले बच्चे हों, बीपीएससी वाले या वनडे टाइप के एग्जाम वाले बच्चे, ठीक है। तो उनको याद रखना है कौन कौन से हमारे देश में, सॉरी विश्व के वो 7 देश है, हमें 7 देश है, विकसित देश वो हैं ये सातों। कौन कौन से हैं, तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। इनको रट ही ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लें आप। यूपीएससी वाले तो कन्फर्म रट ही ले, क्या को मिलान में दे देंगे, मिलान में नहीं देंगे तो ऑप्शन में दे देंगे कुछ, इनमें से कौन नहीं है।
ठीक। हालांकि हम जब MCQ इस पर आधारित बनाएंगे अगले इसी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे। चलिए, तो कौन सा है? अमेरिका। ये अधिकांशतः याद रखें, लगभग लगभग 6 ऐसे देश है जो वर्ल्ड वार में भाग ले चुके हैं, ठीक। और एक जो है कनाडा को छोड़ के स्पेशली देखा जाए 6 जो है ना कंट्री, वो वर्ल्ड वार के में भाग लिए हुए हैं। चलिए, तो दूसरा हम देखते हैं डोमिनिका। डोमिनिका बार बार हमने इससे पहले भी पढ़ा था डोमिनिका के बारे में, ठीक। हमें लोकेशन से इंपॉर्टेंट है, लोकेशन से भी यूपीएससी में 2-3 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। एक क्वेश्चन तो कन्फर्म मान ही नहीं रहे, इस पर तो मैं आज श्योर हूँ 100%, एक क्वेश्चन तो कन्फर्म रह ही रहेंगे। लेकिन जनरली 3-4 क्वेश्चन, 1 से 5 के बीच में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं लोकेशन से। ज्योग्राफी का जो पॉइंट होता है ना, ज्योग्राफी का जो हम लेते हैं, ज्योग्राफी के अंतर्गत 5 क्वेश्चन तो लोकेशन से लगभग आप मान ही के चले, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी लोकेशन को याद रखेंगे, तो आप आसानी से औरों बच्चे की अपेक्षा जो ध्यान नहीं देते हैं लोकेशन पे, उससे आप आगे ही रहेंगे। चलिए, तो देखते हैं डोमिनिका। डोमिनिका कौन है? एक ये देखिए कैरेबियन आइलैंड है। ये नॉर्थ अमेरिका ऊपर हो गया, साउथ अमेरिका के बीच में आप मध्य अमेरिका का जो पार्ट देखते हैं, वहाँ पे जो है ना कैरेबियन आइलैंड, अटलांटिक महासागर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये डोमिनिका है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं डोमिनिका कहाँ है? मध्य अमेरिका में, कैरेबियन आइलैंड, ये है कैरेबियन आइलैंड है। चलिए, नेक्स्ट हम जो देखते हैं हमारे लिए कौन कौन, हम यहाँ उसी न्यूज़ को कवर करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दैनिक जागरण को कवर कर रहे हैं। इसमें अधिकांशतः क्वेश्चन जो 80% क्वेश्चन हमारे लाइक नहीं होते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। वो जो अदर सेक्टर के बच्चे होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे अदर जनरल नॉलेज चाहते होंगे पॉलिटिक्स के बारे में, तो पॉलिटिक्स से जानते हैं, हम लोग को लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से। हमें अभी एग्जाम क्रैक करना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही हम कोशिश करते हैं कि उसको पढ़ाया जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को मिले 10,000 करोड़ से अधिक, ठीक। हमें यहाँ इंपॉर्टेंट रखना है जल जीवन मिशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो उसको याद, आपको जल जीवन मिशन याद रखना। हालांकि यहाँ मिशन के बारे में कुछ बताया नहीं है, ठीक है ना। हम जब नेक्स्ट वीडियो में स्कीम पे बनाएंगे तो उसमें इसको कवर करेंगे। सिर्फ आप एक याद रखें कि जल जीवन मिशन न्यूज़ में आया था ये हमारे, क्योंकि स्कीम बहुत सारे होते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट वो हो जाते हैं हमारे लिए काफ़ी बड़े, जो 1 साल के अंतर्गत जो स्कीम आए रहते हैं उन पे काफ़ी हम लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ जल जीवन मिशन आया है हमारा स्कीम में के अंतर्गत, तो इस पर हम डिटेल में कभी चर्चा करेंगे भविष्य। अभी हम देखते हैं कि अभी 10,000 करोड़ रुपये जो है इसमें दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यह माना जा रहा है यह किसी राज्य को आवंटित, अभी तक जितने भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत दिए गए हैं स्टेट को, ये सबसे अधिक है। कौन से मंत्री दिए हैं? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ये जल जीवन मिशन है, ठीक। ये पूछ सकते हैं कि जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत है, आपको याद रखना है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। अब एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, तो आप ऐसे मान सकते हैं ट्रिक के रूप में कि इलेक्शन है तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर प्रदेश को वहाँ वोट लेने के लिए किया जा सकता है। हालांकि वो मुद्दा हम लोग को उतना सिंसियरली नहीं लेना है सीरियसली। हम लोगों को मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जल जीवन मिशन, उसके अंतर्गत अभी जो आवंटित किए गए हैं उसमें यूपी को सबसे ज़्यादा अभी दिया गया है। चलिए, जल जीवन मिशन के बारे में फिर अगले जब स्कीम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। बस आप लोग जुड़े रहें, मेरी ये प्रयास रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे तरह कवर किया जाए ताकि आपको करंट या ट्रेडिशनल से रिलेटेड किसी भी चीज़ में समस्या ना आए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि लगभग 80 से 90% क्वेश्चन जो इसमें जो न्यूज़ होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते एग्जाम के लिए। हमारे लिए 10 से 15-20% जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं उसी को कवर करने की कोशिश करता हूँ, एक अच्छे वे में कोशिश करता हूँ। प्रयास मेरा यही रहता है कि अच्छे से अच्छे आपको कवर करके दिया जाए उसको, ठीक। चलिए, अब देखते हैं थोड़ा सा हम इसमें बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि खाद्य तेल, क्या है? खाद्य तेल पर आयात शुल्क घटाने की तैयारी। अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मिनिस्टर जो है ना, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होने वाले, GOM बोलते हैं इसको हिंदी में, आप देखें तो GOM बोलते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर लोग का एक बहुत ग्रुप होगा, ठीक। वो डिसाइड करेंगे खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाने की तैयारी, क्योंकि जानते हैं खाद्य तेल जो है बहुत सारे हम आयात करते हैं, ठीक। और काफ़ी पैसे हमारे इसमें दिए जाते हैं हमारे सरकार के द्वारा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे क्या है। तो मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है इसमें, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भारतीय बाजार में 2.5 करोड़ टन खाद्य तेलों की ज़रूरत होती है। मतलब 2.5 करोड़ जो है ना, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास हमारी ज़रूरत है, जिसमें से हम लगभग 1.5 करोड़ जो है हम मंगाते हैं, ठीक है ना। ये डाटा जो भी दिया रहता है, कभी भी आप डाटा देखिए तो उसको रिजिड वे में ना लें, मतलब एक अप्रॉक्स में लेके चले, ठीक। तो 1.50 करोड़ टन यानी कि 1 करोड़ टन ही हम जो है अपनी आपूर्ति अपने स्वदेश में कर पाते हैं। 1.5 करोड़ टन जो है हम मंगाते हैं, ठीक।
हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसमें कुछ नहीं। अभी जियो में कोई मीटिंग होगी, उसे आयात से रिलेटेड कुछ डिसीजन लिए जाएंगे जिसमें आयात का कम किया जाए, ताकि जो है ना, जो अभी तेल के दाम जो काफ़ी बढ़ चुके हैं, अभी देखेंगे कोविड में अभी जो है लगभग 170-80 के आसपास जो सरसों तेल का दाम हो गए थे। ठीक, तो उसी के रिलेटेड ये मुद्दा है। हमारे लिए कुछ डाटा है जो आपको याद रखने हैं, वो मेंस में भी काम आ सकते हैं। अगर कभी आंसर राइटिंग करना हो तो आपको ये लिख सकते हैं कि 2.5 करोड़ के आसपास टन की हमारी जो आवश्यकता है, जिसमें हम 1.5 करोड़ टन आयात करते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी चलिए आगे देखते हैं, जो जो चीज़ें होंगी, जहाँ जहाँ जो कौन सा पॉइंट हमें याद रखना है, हम कोशिश करते हैं। आर्टिकल में कोई खास आर्टिकल देखा जाए तो हफ्ता में देखे 2-3 ही आर्टिकल होते हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, बाकी सब तो इधर उधर की चीज़ें अधिकांशतः ही रहते हैं। सब 2-3 खासकर ये जो पार्ट होते हैं, 2 पार्ट आपको कभी भी न्यूज़ पढ़ें अपने से, तो ये सेक्शन सेकंड पर जो लेफ्ट में होते हैं आपके, जैसे बिजली की किल्लत दी हुई है, ये सेक्शन को तो ज़रूर पढ़ें। ठीक, जैसे पॉलिटिक्स से ये रिलेटेड है तो इसको कवर नहीं करना है। बिजली की किल्लत अभी पंजाब हरियाणा वाले इलाके में धान की खेती होने वाली है। ठीक, वहाँ पे बिजली बार बार कट जा रही है, तो समस्या आ रही है ना, इससे रिलेटेड आर्टिकल है। हालांकि ये क्षेत्रीयता पे है, पंजाब हरियाणा, हमें ध्यान रहे। अगर नेशनल लेवल का न्यूज़ होता बिजली से रिलेटेड तो हम इसको जरूर कवर करते। फिर भी आपको समय बचे तो आप इसको पढ़ लें, थोड़ा बहुत आपको जो भी नॉलेज हो जाए। हमारे लिए उतना लगा नहीं कि हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, और उस साइड तो खैर पॉलिटिक्स का न्यूज़ था। चलिए आगे हम देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है न्यूज़ है जो पढ़ते हैं। कुछ यहाँ हिस्ट्री से रिलेटेड भी न्यूज़ है। यहाँ एक पेपर, ये इसमें एक खासियत हम देखते हैं कि लगभग ये सब चीज़ों को कवर करते हैं। 10% ही होते हैं, लेकिन 10% में ही ये कवर करने की कोशिश, हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको कवर करने की कोशिश करते हैं ये पेपर। ठीक है ना, अच्छी पेपर है। हिंदी के लिए तो अच्छी ही मानी जाएगी पेपर, इंग्लिश के लिए द हिंदू द बेस्ट ही मानी जाती है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये सबसे, अगर देखा जाए पेपर का आज के, तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है हमारे लिए आज का। ठीक, ये एक जीएसटी काउंसिल और दूसरा है ये चीन से रिलेटेड। चीन की नकेल कसने को G7 तैयार। ठीक, हालांकि देखा जाए तो ये काफ़ी मतलब रिजिड वे में, एक स्ट्रिक्ट वे में पेपर जो है ना दिखाने की, प्रदर्शित करने की कोशिश करती है। हमें रिजिड नहीं होना है, हमें हमेशा लिबरल एटीट्यूड अपनाना है। हमेशा याद रखें, हर पेपर जो है एक अपने आइडियोलॉजी से प्रभावित होता है, चाहे वो दैनिक जागरण हो या द हिंदू हो। हमें हमेशा अपना रिक्रिएशनल अप्रोच अपनाना है। ठीक, चलिए तो यहाँ देखते हैं, चीन की नकेल कसने को G7 तैयार। तो इसमें अमेरिकी की अगुवाई में चलेगा सैकड़ों लाख करोड़ का विकास अभियान। चलिए एक ओवरव्यू देते हैं। इसमें हम जानते हैं कि वन बेल्ट वन रोड जो है ना, चाइना का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो काफ़ी देशों ने इसे लगभग 100 देशों ने इस पर साइन किया है। ठीक, वो प्रोजेक्ट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इसी के अगेंस्ट में जो है ना G7 देश जो है ना एक निकाले हैं उन्होंने, बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड। इसमें लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सेम जो वन बेल्ट वन रोड चाइना का है, इसमें G7 कंट्री बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड जो है ना, ये है एक योजना अभियान, जो एक तरह का अभियान ही मानिए। इसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए। कुछ जो है ना, कुछ पर्सन जो है ये पर्यावरण पर भी ध्यान देंगे। हालांकि पर्यावरण के लिए इन्होंने खाका कुछ तैयार किया नहीं है। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग इन्होंने खाका तैयार कर चुके हैं लगभग। ठीक, समझिए एक तरह के ये होलिस्टिक प्रोजेक्ट है एक तरह का। ठीक, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है वनडे टाइप के एग्जाम के लिए, तो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें क्या याद रखना है, B3W। ये तो यूपीएससी वाले रटीले या चाहे पीसीएस वाले, B3W सीधे पूछेंगे किस संस्था से संबंधित है, B3W किस संस्था से संबंधित है। तो B3 जो है G7 से संबंधित है, वो दे देंगे सार्क, आसियान, ब्रिक्स किससे संबंधित है, तो हमें याद रखना है B3W। अगर इस बार के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, टॉप क्वेश्चन में आ जाए तो B3W किस संस्था से संबंधित है। ठीक, तो हमको ये याद रखना है, ये सर B3W G7 से संबंधित है। यहाँ देखना है क्यों है, यह कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसी के अगेंस्ट में ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है ना इसमें विकसित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं आपको। इसमें जो है इसके तहत विकासशील देशों में 2035 तक $40 ट्रिलियन, ठीक ना, खर्च किया जाएगा। विकासशील देशों में 2035 तक $40 ट्रिलियन का खर्च किया जाएगा। क्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। फिर यहाँ G7 में हमको याद रखना है कौन कौन से देश हैं। फिर एक बार पढ़ लेते, ऊपर भी हमने देखा था, अमेरिका, ब्रिटेन, लगभग 6 देश हमने बताया था कि जो वर्ल्ड वार में शामिल थे। एक जो कनाडा है ना, एक एक्सेप्शन मान सकते, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक, अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा। ठीक, ये जो देश है G7 के
मेंबर है। ये सब विकसित देश है काफ़ी। और इसमें मुद्दा जो है G7 में जो अभी मीटिंग हुई थी, G7 की जो मीटिंग हुई थी, और उसमें पर्टिकुलरली पूछेंगे ब्रिटेन। और ब्रिटेन में कभी कभी क्या होगा, एग्जामिनर जो है काफ़ी डीप चले जाएंगे तो वो पूछ देंगे ब्रिटेन में कहाँ, तो ब्रिटेन में हुए थे कार्निवाल। कार्निवाल दे सकते हैं, कोई भी ठीक, एग्जामिनर का कोई ठीक नहीं, हमें हर तरह से तैयारी करने की चलनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हमें कार्निवाल याद रखना है। कार्निवाल कहाँ है, ब्रिटेन में। तो अभी G7 की जो मीटिंग हुई थी कहाँ हुई थी, वो ब्रिटेन में हुई थी, ठीक है ना। ये क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, आज ब्रिटेन में हुई तो हो सकता कल फ्रांस की बारी हो, ठीक है ना। इसी क्रमबद्ध में एक चलते रहते हैं इसकी मीटिंग, ठीक है ना। तो हमारा G7 जो है ना देश में पहली बार जो है इसके खिलाफ में। चलिए, तो हमने यहाँ देश देखा, कार्निवाल, ब्रिटेन, ठीक, ये आप याद रखना है, ठीक है। इस मुद्दे में कुछ मुद्दे ये भी थे, जो सिंजियांग प्रांत में देखा जाए तो चाइना को जो है ना कुछ ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हैं। तो एक मुद्दा ये भी था कि चाइना में यहाँ दबाव बनाया जाए, यहाँ इस तरह की वह हरकतें ना करे, ठीक है ना। अब बजुआ मजदूरी पर भी, बजुआ मजदूरी जो प्रथा है चाइना में, उसको भी इन्होंने यहाँ मुद्दे में थे। तो हमने 3 चीज़ देखा, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड उन्होंने प्रोजेक्ट लाया, कौन सा, B3W प्रोजेक्ट। दूसरा उन्होंने मुद्दा क्या चलाया, सिंजियांग प्रांत में जो है वहाँ पे बहुत सारे जो है मुस्लिम माइनॉरिटी को उन्होंने कैद करके रखा है, ठीक है ना, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, ये भी मुद्दा था उसमें G7 की मीटिंग में। और तीसरा मुद्दा था व्याप्त बधुआ मजदूरी जो है चाइना में, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंजियांग प्रांत को थोड़ा लोकेशन के अनुसार देखते हैं। हम कहें ना हर साल 2, 3, 4 क्वेश्चन तो आपको UPSC वाले में स्पेशली तो रह ही जाते हैं, ठीक। PCS वाले बच्चों को भी थोड़ा बहुत लोकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, किसी चीज़ को रिवीजन जब करते हैं, जब इंटरनेशनल रिलेशन आप पढ़िएगा, मेंस तो देना ही पड़ेगा आपको, चाहे PCS लेवल के बच्चे हों, चाहे किसी भी एग्जाम के, तो मेंस तो देना ही पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत लोकेशन रहने से आपको जो है ना एग्जाम थोड़ी आसानी हो जाती है, ठीक। तो सिंजियांग प्रांत आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सिंजियांग प्रांत कहाँ है, तो हो सकता है दे देगा बांग्लादेश, चाइना, ठीक, भूटान, नेपाल, इस तरह दे देगा। तो आपको याद रखना सिंजियांग प्रांत जो है ना वो कहाँ पे है, चाइना में। देखिए ये है ना वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में ये पड़ता है, ठीक है ना। मंगोलिया सटा हुआ है, रसिया भी जो है ना चाइना से सटता है, ठीक। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो है ना सिंजियांग प्रांत के लगभग आसपास के इलाके हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने ये देखा सिंजियांग प्रांत कहाँ है, चाइना में है, ठीक। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये मुस्लिम माइनॉरिटी पे यहाँ पे वैसा है कि मुस्लिम माइनॉरिटी के अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे कैद किया हुआ है बहुत सारे मुस्लिम माइनॉरिटी के। अब दूसरा जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आज का, चीन का सच उजागर करने वाली मेघा को पुलित्जर अवार्ड मिला। पुलित्जर अवार्ड दिया गया किसको, मेघा को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक। ये क्या है, इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन भारतीय वंश की हैं, ठीक है ना। तो इनको पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि हमारे लिए कौन कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था, ठीक, इन्होंने मेघा जी ने क्या किया था कि वहाँ पे जो चाइना के जिनजियांग प्रांत, हमने अभी देखा कि चाइना के जो वेस्टर्न पार्ट में एक जिनजियांग प्रांत है, वहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी पे जो है ना अत्याचार हो रहा है। तो ये क्या है, एक पत्रकार है, ठीक, क्या है, एक पत्रकारिता में से रिलेटेड है। ये जो पुलित्जर अवार्ड है वो क्या है, अमेरिका से रिलेटेड एक अवार्ड है। तो यहाँ पे इनको, ठीक है ना, अवार्ड मिला है, पुलित्जर अवार्ड मिला है। कहाँ के अवार्ड है, ठीक है ना, अमेरिका के अवार्ड है, ठीक। ये जो है 1917 से दिया जाता है, 21 श्रेणियों में दिया जाता है, पत्रकारिता से संबंधित है। इस हर बातों को ध्यान से सुने, ठीक है ना, पत्रकारिता से संबंधित है, ठीक। तो किसको मिला है, भारतीय ओरिजिन की है, ठीक है ना, भारतीय मूल की, ठीक। कौन, मेघा राजगोपालन। क्यों मिला इन्हें, मेघा राजगोपालन को यूँ मिला कि उरुंगमे में, ठीक है ना, सिंजियांग प्रांत में जो चाइना का पार्ट है, यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम माइनॉरिटी को, ठीक है ना, वहाँ पे ना उइगारो है ना, उइगारो है, पर्टिकुलर नाम से बोला जाए तो उइगारो क्या है, उइगारो एक मुस्लिम माइनॉरिटी हैं जो सिंजियांग प्रांत में रहते हैं। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सबको लाखों की संख्या में चाइना जो है कैद करके रखा हुआ है, उन पर अत्याचार करता है। तो इसी के बारे में इन्होंने, उसके बारे में उजागर किया। इन्होंने सेटेलाइट का सहारा लिया, ठीक है, इन्होंने सेटेलाइट का सहारा लेके यह बताया कि यहाँ पे जो सिंजियांग प्रांत में, ठीक है ना, उइगार मुस्लिम माइनॉरिटी है, उनको कैद करके रखा गया है, उनमें तरह तरह की यातनाएं दी जाती है। वही हमने इससे पहले क्या देखा, G7 में ये भी मुद्दा उठा था कि चाइना ऐसा ना करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें मेघा राजगोपालन है, उन्होंने इसके बारे में उजागर किया, ठीक है। दूसरा आपको ये ऑप्शन में दे सकता है कि हाल ही में पुलित्जर अवार्ड, ठीक है, भारतीय मूल की थी, वो किसको मिला है, तो दे देगा मेघा राजगोपालन, दूसरा देगा नील बेदी, ठीक है ना, थर्ड दे देगा दोनों में से कोई नहीं। तो हमें याद रखना है, गलत नहीं करना, मेघा राजगोपालन को तो मिला ही मिला है, उसके बाद नील बेदी को भी मिला है, ये भी भारतीय मूल की ही हैं, ठीक है ना, गलत नहीं करना है। तो नील बेदी को दूसरे सेक्टर में मिला है, ये भी पत्रकारिता से संबंधित है, इन्होंने कोई क्राइम से रिलेटेड पत्रकारिता अमेरिका से रिलेटेड थी, ठीक है ना, क्राइम से रिलेटेड
उसके बारे में इन्होंने अपना रिपोर्टिंग किया था, तो इसलिए मिला था। अब मेघा राजगोपालन को मिला था सिंजियांग प्रांत में। एक बार और समझ लिए, मेघा राजगोपालन, पहले ये समझाते हैं, भारतीय मूल की दोनों है, ठीक। मेघा राजगोपालन किससे संबंधित है, तो सिंजियांग प्रांत में उइगारो मुस्लिम को, है ना, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक। और दूसरा नील बेदी जो क्या है, वो अमेरिका में ही, ठीक है, हालांकि अमेरिका की पत्रकारिता से संबंधित अवार्ड है, ठीक है ना। तो नील बेदी जो है वो अमेरिका के हैं, अमेरिका में ही, ठीक है ना, वहाँ पे रिपोर्टिंग की थी किसके बारे में, ठीक है ना, वहाँ पे जो क्राइम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बारे में, रिपोर्टिंग करने के बारे में उनको मिला था, ठीक है ना। चलिए, तो ये कब से कहाँ का अवार्ड है, पुलित्जर अवार्ड से पूछा जा सकता है कि पुलित्जर अवार्ड किस देश का है, तो ये है अमेरिका का अवार्ड है। किस देश, देखिए पहला क्वेश्चन किस देश से, ठीक, अमेरिका, ठीक। दूसरा किस क्षेत्र का है, ठीक है, पत्रकारिता से संबंधित है। तीसरा पूछेंगे किसको किसको मिला है, तो मेघा राजगोपालन को मिला है, ठीक। क्यों मिला है, क्योंकि वो सिंजियांग प्रांत में वहाँ जो उइगारो मुस्लिम जो है उसके बारे में पत्रकारिता, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक। पत्रकारिता की थी उसके बारे में, ठीक। और उसके बाद, ठीक है ना, चौथा नील बेदी को भी मिला है। तो ये आपको 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपको वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्लस सिंजियांग प्रांत का लोकेशन जो है, जो पीसीएस वाले बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारे ये देख रहे हैं विदेश मंत्री जो है ना जयशंकर जी, वो देश देश का भ्रमण कर रहे थे। अभी हमने देखा कि वो कुवैत भी गए थे, ठीक, वहाँ पे भी उन्होंने घूमा था, ठीक। यूएई भी गए थे, यूएई नहीं गए थे, वो कुवैत गए थे, ठीक है ना। और एक दो देश का उन्होंने भ्रमण किया था, तो इससे पहले हमने उसको कवर किया था, ठीक। अभी वो कहाँ पे हैं, अभी वो केन्या में गए हैं। तो केन्या से रिलेटेड हमें ये याद रखना है कि वो केन्या जो है ना पूर्वी अफ्रीका देश है। आपसे पूछ सकते हैं कि केन्या जो है वेस्ट में पार्ट, अफ्रीका के वेस्ट में है, ईस्ट में है, साउथ में है या ईस्ट में है, तो ये है पूर्वी पार्ट में, ये जो है आपका पैसिफिक ओशन जो है हमारा, ठीक है ना, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन से ये इंडियन ओशन से बाउंड्री बनाती है कौन, केन्या। केन्या के दूसरी इंपॉर्टेंट बात है 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है वो केन्या देश से पास होती है, ठीक है ना। तो चलिए हमने याद रखा, केन्या के बारे में पढ़ लिया, भूमध्य रेखा पास होती है इससे, ठीक। यह पूर्व पार्ट में अफ्रीका के हैं। चलिए, तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा के लिए कौन क्वेश्चन भेजते हैं। आई थिंक हमारे लिए एक क्वेश्चन और होंगे, क्वेश्चन बताते हैं, न्यूज होंगे हमारे लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं उसके बारे में, हिस्ट्री से ही रिलेटेड है शायद देखते हैं कौन सा है। हाँ चलिए, ये यहाँ इंपॉर्टेंट भी है, कितनी बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं वनडे एग्जाम में, ठीक है ना। मित्र मेला पढ़े होंगे, अभिनव भारत पढ़े होंगे। तो आज जो है ना, क्योंकि यहाँ जानते हैं कि दैनिक जागरण का है ना एक अच्छी पेपर है, लेकिन अच्छे तरह से पढ़ा जाए एग्जाम से रिलेटेड, तो लगभग सारे चीज़ को कवर करते हैं, ठीक है ना। साल भर अगर अच्छी तरह से न्यूज़ को पढ़ लिया जाए इसको समझ के, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी करंट की तैयारी, हम तो 100% नहीं बोलेंगे, लेकिन 89% आपकी अच्छी तैयारी इस पेपर से हो सकती है। लेकिन पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं निकाल पाएंगे। भौगोलिक की तरह ध्यान होनी चाहिए कि कौन चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिस दिन आपको पता चल गया, जिस दिन आपको पढ़ने का तरीका आ गया कि किस तरह एग्जाम में निकालते हैं पेपर से हमें चीज़ों को, उस दिन से आप की चीज़ें आसान, समय भी बच जाएंगे, आप निकाल भी सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, बाबा सावरकर ने किया अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाबा सावरकर किन्हें बोलते हैं, गणेश दामोदर सावरकर को ही बाबा राव सावरकर बोलते हैं। ये जो बड़े भाई थे किसके, विनय दामोदर सावरकर, काफ़ी हिस्ट्री में देखे होंगे आप, विनय दामोदर सावरकर काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हिस्ट्री के, ठीक है ना, ठीक। तो इनमें देखते हैं, इन दोनों ने मिलकर, देखिए ऐसे समझते हैं, गणेश दामोदर सावरकर उर्फ बाबा राव सावरकर प्लस उनके छोटे भाई विनोद दामोदर सावरकर, इन दोनों ने मिलकर, ठीक है ना, क्या किया था, 1879 में उन्होंने एक संगठन का स्थापना किया था, ठीक है ना, जिसको मित्र मेला बोला गया। किसने, क्या बोला गया, मित्र मेला। 1879 में इन्हों दोनों ने क्या किया, ठीक है ना, वीर दामोदर सावरकर, छोटे भाई, बड़े भाई कौन, गणेश दामोदर सावरकर उर्फ बाबा राव सावरकर, दोनों ने 1879 में मित्र मेला की एक गुप्त समाज था, ये मतलब गुप्त तरह से अंग्रेजों के खिलाफ अपना मुहिम चलाते थे, मित्र मेला की स्थापना की। इन्हीं को, मित्र मेला को ही 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी नाम चेंज कर दिया गया, मित्र मेला का ही नाम चेंज कर गया, जिसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, विनय दामोदर सावरकर की, ठीक। बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, कितने बार पूछेंगे बीपीएससी एग्जाम में, ये बीपीएससी का वनडे टाइप के एग्जाम में, बीपीएससी में कितने पूछ दिए हुए पीसीएस एग्जाम में। विनय अभिनव भारत सोसाइटी से कौन रिलेटेड है, विनय दामोदर सावरकर। दोनों भाई किससे रिलेटेड है, दोनों भाई रिलेटेड है मित्र मेला से, जो 1879 में, ठीक है ना, जो 5 साल पहले
समझ जाइए। 1879 में मित्र मेला, ठीक है, ठीक 5 साल बाद, ठीक है ना, उसी का नाम बदल दिया गया। कहाँ किया गया ये बात? महाराष्ट्र में। ये पूछे जा सकते हैं कि अभिनव भारत सोसाइटी जो का नाम जो बदला गया 1904 में, वह कहाँ किया गया? ऐसा संगठन बनाया गया, नेम सिर्फ चेंज कर दिया गया, वो क्या गया, कहाँ गया? महाराष्ट्र में किया गया। ठीक, अब देखिए ये तो समझ गए, विनोद दामोदर सावरकर, अभिनव भारत सोसाइटी। ठीक, अगर मित्र मेला तो दोनों गणेश दामोदर सावरकर अब बाबा राव आंबेडकर, इसे यहाँ गलत मत करें, ठीक है ना। अगर दोनों का नाम दिया होगा तो दोनों लेना पड़ेगा, अगर एक नाम दिया है तो एक ही ले, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दोनों नाम दिया है विनोद दामोदर सावरकर ही ले ले और क्वेश्चन को हम गलत कर ले, तो इसको बोलते हैं बिग मिस्टेक, ठीक है ना, जानते हुए गलत करना, इसको बोलते हैं जानत करते हुए गलत। ये गलती अक्षम्य है, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। ठीक, चलिए, तो पुस्तक में देखिए, अब उनके जो बड़े भाई थे जो मित्र मेला संबंधित थे, गणेश दामोदर सावरकर, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, राष्ट्र मीमांसा। क्या लिखी थी? राष्ट्र मीमांसा। उन्हें हिंदुस्तान बनाने की बात की थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की थी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, ये थोड़ा दूसरे टाइप का लग रहा है। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। हमें याद रखना है कि गणेश दामोदर सावरकर, बाबा राव सावरकर, ठीक है ना। पुस्तक थी राष्ट्र मीमांसा, राष्ट्र मीमांसा पुस्तक इन्होंने लिखी थी। चलिए, आई थिंक हमें लगता है कि हमने सारे कवर को, सारे न्यूज़पेपर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लगा, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, ठीक, एसएन के क्लासेस को उन्होंने ये कवर कर दिया जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। और यह ध्यान रखिए, हमेशा जो प्रीवियस पेपर हैं, पेपर को आप देखते रहें 1-2 बार जब भी समय मिले। मिनिमम तो आप साल में याद रखें कि 1 दिन के पेपर, सपोज करें कि आज 13 के 14 के पेपर पढ़ रहे हैं तो 2 बार तो साल में आप इसको देख ही ले। एक तो अभी देख लेंगे, एक बार और कभी समय मिले तो रिवीजन कर ले, क्योंकि रिवीजन जो है की पॉइंट है, हमने पहले ही बताया है, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं रिवीजन करेंगे तो सफलता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बाकी तो जिस पे आप विश्वास करते हैं उसी पे छोड़ दें, ठीक है, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, कोविड से बचकर रहें, ठीक है ना। धन्यवाद।